जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको वाकिफ है, एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आया दृष्टि आईएएस की 2025 को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज। जी हाँ, जिसमें हम आपसे 30 टेस्ट डिस्कस करेंगे। 20 टेस्ट इसमें जीएस पेपर नंबर 1 से रिलेटेड होंगे, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट व अदर। इन सब के अलावा 10 जो टेस्ट होंगे ये 10 टेस्ट आपके सीसैट पेपर से, मतलब कि जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेटेड होंगे। इसको 2 कहते हैं, नहीं तो हम इसको सीसैट के नाम से भी जानते हैं, जिसको क्वालिफाई करना अपने आप में एक चुनौती बनता चला जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो 10 टेस्ट होंगे और उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चे, यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। अगर आपने भी हमारा एजुकेशन बायर सिविल सर्वेंट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं टेस्ट नंबर 1 और ये टेस्ट आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया और क्लास की जो स्ट्रीमिंग है, जो रिकॉर्डिंग है, वो प्यारे बच्चे हुआ क्या कि वो लगभग 8 से 10 मिनट तक की हुई और उसके बाद में रुक गई और मैं लगभग पूरा टेस्ट सोल्व कर गया। मतलब कि आप देखोगे 50 क्वेश्चन से मैं 100 क्वेश्चन, मतलब कि 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए और मैं जब बाद में देखा तो क्लास में मात्र 10 मिनट की क्लास हुई थी, वो अपलोड करा दी गई आपको। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन नंबर हमने आपसे चर्चा कर लिया है आपका समथिंग 54, हाँ, लगभग 55 या 54 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 55 पर। 54 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, 2 क्लासेस अपलोड हो गई हैं अब तक, इसकी 3 क्लासेस हो गई हैं। और यदि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन सब के अलावा मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर, चाहे वो इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज के नाम से है। आप यही डीपी लगी हुई है, सेम यही नाम है, आप जा करके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते, सागर चिकारा के नाम से आईडी है, उस पर मेरी फोटो लग रही है विथ थंबनेल के साथ में। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं और मैं इस क्लासेस में आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के चीज़ों को आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 नंबर देख लेते हैं प्यारे बच्चे, क्या था 55 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, समथिंग 54 नंबर मैंने डिस्कस कर लिया था पूरा क्वेश्चन। आइए पहले 54 ही देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बीच में रह गया था। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा फास्ट वे में चीज़ों को देखेंगे। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको 2 मिनट लूँगा, मैं बता दूँ कि प्यारे बच्चे होता क्या है, जब आप ऑफलाइन, मान लीजिए ऑनलाइन आप अपने स्तर पर टेस्ट देते हैं तो 2 घंटे आपको मिलता है टेस्ट का, कि आप टेस्ट दें। ठीक है, 2 घंटे। इन सब के अलावा लगभग आप देखोगे, मैं आपका पर्सनली अनुभव बता रहा हूँ, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, जो मेरा रहा है, और मैं ठीक ठाक फास्ट वे में टेस्ट को सोल्व, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की मेरी आदत रही है शुरू से। लगभग आप देखोगे 4 से 5 घंटे आपके टेस्ट को सोल्व करने में चले जाते हैं। टोटली आप देखोगे, अगर मैं कहूँ कि 4 आवर्स ये और 2 आवर ये, तो लगभग 60 घंटे आपके, लगभग 60 आवर क्या हैं, टेस्ट में चले जाते हैं। अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो स्टूडेंट्स 6 क्लासेस आपकी एक टेस्ट पे होंगी और मैं नहीं चाहता ऐसा स्टूडेंट्स के साथ में हो। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि लगभग आपसे 2 से 3 क्लासेस में ही आपका क्या है, टेस्ट पूर्ण रूप से कवर कर लिया जाए। मतलब कि 2 घंटे की क्लास एक हो और हम लगभग 4 घंटे में, लगभग 4-5 घंटे में पूरा टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, ना कि 6 से 8 घंटे में। ठीक है, तो लगभग 4 घंटे में आपसे टेस्ट सोल्व करेंगे, पूरा टेस्ट लगाएंगे। कोशिश करूंगा कि 2 क्लासों में, मतलब कि 50-50 क्वेश्चन में आपके कवर करवाऊं और ये क्लास 2 घंटे के आसपास की हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो पेशेंस बना के रखिएगा। सारे आपको जो टेस्ट हैं वो फ्री में मिलेंगे और आप अपने स्तर पर भी लगाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर वहाँ पर इसका पीडीएफ जो दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जा करके अपलोड कर लेंगे। लिंक्स इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मेरे गले में भी प्रॉब्लम है बच्चे। देखिए, क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लास्ट ये चर्चाओं में, करंट अफेयर में बहुत रहा है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, यूएनएससी की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। नंबर 2,
यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 15 सदस्यीय देश शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। अपने स्तर पर आप इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें या फिर 4A साइज की कॉपी रखें और उसमें भी आप आंसर दे सकते हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि यूएनएससी की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और ये वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। अगर आप देखोगे दूसरे स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें 15 नहीं था, जबकि आप देखोगे 24 इसमें 24 सदस्य देश शामिल हैं और 5 सदस्य देश इसमें परमानेंटली मेंबर्स हैं, जिसमें रसिया है, चाइना है और यूएसए है। ठीक है, इस तरीके से 5 सदस्य देश इसमें शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, वो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, AI गवर्नेंस अलायंस मतलब कि AIGA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बच्चे यहाँ पर 2 क्वेश्चन देके रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? देखिए स्टेटमेंट पहला कह रहा है इसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। नंबर 2, यह जनरेटिव AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश और शासन रूपरेखा के विकास में तेजी लाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए बच्चे, इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो आपका AI गवर्नेंस अलायंस मतलब कि AIGA जो रखा गया है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने इसको किया है, WEF के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ना कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। दूसरा इसमें सही है कि जनरेटिव AI के लिए नैतिक दिशा निर्देशों और शासन रूपरेखा को विकसित विकास में तेजी लाएगा, समावेशी समृद्धि को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। सही पूछा था तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जब गलत है, ए नहीं है और सी नहीं है। ठीक है, ये एलिमेट मेथड है। चलिए, बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराइए। अब देखिए बच्चे, मैं सोल्व तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको टाइम जरूर दूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। देखिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे और 54 नंबर का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो आप इसको करके ठीक है पढ़ के बताइएगा। चलिएगा, ऐसे आपको टाइम दिया जाएगा, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, बट आपको 55 नंबर का आंसर बताइएगा। आई होप आपने 55 नंबर बताया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, कथन कारण वाला है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है और कथन 2 है। जब भी आप कथन कारण वाला क्वेश्चन पढ़ें तो हिंदी वाले बच्चे इसको एक साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये लाइन नीचे वाली लाइन से कथन पहला कथन 2 से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं एंड लगा दें या बिकॉज लगा दें, ठीक है, इसको जोड़ कर भी तो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, निश्चित खुराक संयोजित FDC ने दवा अनुपालन एवं रोगी अनुपालन में सुधार हो सकता है। कथन 2, FDC में कई दवाओं का एक खुराक में मिला दिया जाता है और इससे कई खुराक लेने का तनाव कम हो जाता है एवं उपचार योजना आसान हो जाती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कई दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित हैं। कई आपने देखे होंगे, कई पेशेंट्स होते हैं सर, बहुत लंबी बीमारी होती है। उपयुक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? पहला है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन बी कह रहे हैं कथन 1 और 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन दूसरा सही है। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों बातें इसमें ठीक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बच्चे, ये यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपको। वो सर पॉलिटी में यूपीआई से, कभी कभी करंट अफेयर से करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब कि यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा विकसित किया गया है और 2016 में इसको लाया गया था। क्लियर? चलिए तो देखिए क्या पूछ रहे हैं। यूपीआई से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह बैंक खातों के बीच वास्तविक समय में धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। नंबर 2, इसके लेन देन का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नंबर 3, यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है जिनका बैंक खाता नहीं है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए बच्चे, ये जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। अब जहाँ 3 है उसको कट कर देंगे। बी आंसर नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप देखोगे अगर आपको यूपीआई से कनेक्ट करना है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप इसके सदस्य मेंबर्स नहीं बन सकते हैं या फिर इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। फिर आपकी यूपीआई आईडी बनती है और उसके माध्यम से आप इसमें क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी इकोनॉमी से एनपीए वाला रिलेटेड से क्वेश्चन है। एनपीए क्या होता है पहले आपको वही बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, गैर निष्पादन परिसंपत्तियों मतलब कि एनपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, एनपीए वे ऋण या फिर अग्रिम राशि हैं जो 90 दिन या उससे अधिक समय से बकाया है। नंबर 2, एनपीए अनुपात जितना अधिक होगा बैंक की वित्तीय स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होगी। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी 1 और 2 दोनों ठीक है, डी ना तो 1 ना ही 2 ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बच्चे आप देखोगे, अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कह रहा है एनपीए, देखो एनपीए क्या होता है, एनपीए बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कि मान लो, देखो मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ये यहाँ पर एक बैंक है बी, इससे इसने क्या कर लिया, ऋण ले लिया। कितना ऋण लिया है यहाँ पर लिख रहे हैं सारा केस, 1000 रुपये लिए हैं, ठीक है, 1000 रुपये लिए हैं, 1 वर्ष के लिए लिए हैं और 10% पर लिए हैं। तो महोदय 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 100 रुपये का ब्याज बनेगा। तो कितने देने पड़ेंगे, 1100 रुपया। ठीक है, अब इसको 1100 रुपया देना था ए को, किसको, बैंक बी को जमा करना था। लेकिन इसने क्या कर दिया, बैंक बी ने क्या कर दिया, जो ए व्यक्ति है इसने क्या कर दिया, इसने 90 दिन, 180 दिन और 365 दिन, 365 दिन, इनमें से वो गया ही नहीं। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, वो गया ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा सर, एनपीए हो जाएगा। बिल्कुल एकदम बात ठीक है। और 1 लाख रुपए से कम की मुद्राएं एग्रीकल्चर में एनपीए की सूची के अंतर्गत नहीं रखी गई है, यही एनपीए कहलाता है। मतलब कि ए व्यक्ति ने बैंक का पैसा नहीं दिया है ईएमआई पर, मतलब कि ब्याज को इंक्लूड करके भी नहीं दिया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। दूसरा है ये गलत है। ये कह रहे हैं एनपीए अनुपात जितना अधिक होगा। अरे भाई मानो कि ये बैंक बी था, अब इसके पास में ऑलरेडी मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 2000 रुपये थे, मान लो, एक कल्पना करो 2000 रुपये थे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस बैंक के पास 1000 रुपये ऑलरेडी इसने बैंक ने क्या कर दिए, एक कस्टमर को दे दिए। कितने दे दिए, 1000 दे दिए। तो बैंक पर बचा कितना, 1000 बचा। अब बैंक पे बचा ही ओवरऑल 1000 है, क्या कोई व्यक्ति इसमें अकाउंट खुलवाएगा, नहीं ना, क्योंकि इसकी जो एसिड है, इसकी जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो कम हो गया, इसके पास मनी नहीं है, इसकी लायबिलिटी। अब हमें खतरा रहेगा कि हमारा मुद्रा डूब ना जाए या बैंक भाग ना जाए, कभी कंगाल ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो यही एनपीए है। अब इसको वो सारी चीज़ें मेंस में चली जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टेटमेंट आप देखोगे पहला एकदम सही हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, सही आपसे पूछा था। तो इसमें केवल और केवल पहला वाला केवल एक आप देखोगे स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन को जरा समझना बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन दे के रखे हैं और उनके चेयरपर्सन मतलब कि अध्यक्ष दे के रखे हैं। 3 स्टेटमेंट है। पहला, प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी। दूसरा, 15वां वित्त आयोग वाई रेड्डी। और तीसरा है 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगाड़िया। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। क्या कह रहे हैं, कितने युग्म सही सुमेलित है। देखो होता है कौन सा मतलब एक पूछ रहा है, कितने मतलब इनमें से पूछ रहा है, 2 ठीक हैं, 3 ठीक हैं, तीनों मतलब ठीक हैं, या फिर एक केवल ठीक है, इन तीनों में से, ठीक है। तो कितने ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपीएससी का नया पैटर्न है और स्टूडेंट्स ऐसे में रिस्की बढ़ जाता है। कई टीचर बताते हैं कि ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, नहीं पता हो रहा है। मैं कहूँगा मत लगाइए स्टूडेंट, आपको अगर पता है उनमें से 1-2 स्टेटमेंट तो वहां से आप गैस करने का प्रयास करें और फिर आंसर को अटेम्प्ट करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। अन्यथा भाई अब तुम्हें नहीं पता है तो आप गलत जा रहे हैं कि सही, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रहने दीजिएगा। देखो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चे। 15 में जो वित्त आयोग था इसमें वाई रेड्डी नहीं है बल्कि एन के सिंह है, ध्यान रखेंगे, एन के सिंह है बच्चे, ठीक है, एन के सिंह इसमें हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला भी ठीक है। और अभी जो नए बने हैं 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगाड़िया जी हैं, और ये जो काम करेगा, ये जो आयोग है ये 2026 से एक्टिव होगा। कब से होगा,
2026 से ये एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ठीक है, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, देखिए 60 नंबर क्या है। 60 नंबर है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर संग्रहण में उछाल की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। मतलब कि कर कब बढ़ेगा, इकोनॉमी में कर कब बढ़ेगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए, कर राजस्व में जीडीपी वृद्धि के अनुपात में वृद्धि। बी, कर राजस्व में जीडीपी वृद्धि के अनुपात में कमी। सी, कर राजस्व में जीडीपी वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि। और डी, जीडीपी वृद्धि के बावजूद राजस्व में अपरिवर्तन। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा बच्चे। ठीक है, क्या किया होगा, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कर राजस्व में जीडीपी वृद्धि के अनुपात से अधिक। अगर जब कर राजस्व जीडीपी जितनी बढ़ रही है, मानो कि जीडीपी बढ़ी है 1 और वहीं आपका जो टैक्स है वो टैक्स बढ़ गया 2, तो भाई कभी ज़्यादा कब होगा, जब 2 बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे कर राजस्व में जीडीपी वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि होगी तो कर संग्रहण भी क्या होगा, उछाल उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा बच्चे, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। 61 नंबर, भारत के ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा तेल उपभोक्ता है, ऊर्जा और तेल उपभोक्ता है। नंबर 2, तेल के लिए भारत की आयात निर्भरता 50% से कम है। तीसरे में कह रहे हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है, जो देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में लगभग 3/4 का योगदान देता है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए बच्चे क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। जहां पर भारत की बात कर लें, भारत नहीं है सर, आप देखोगे चाइना है। कौन है, चाइना है सर। भारत तो तीसरे नंबर पर आता है, ना कि दूसरे नंबर पर आता है, पहली बात। और तेल के मामले में चाइना, ऊर्जा के मामले में चाइना, सॉरी ऊर्जा के मामले में चाइना दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और भारत तीसरे नंबर पर है। तो पहला गलत है। दूसरा भी गलत है, ये कह रहे हैं कि लगभग आप देखोगे 50%, नहीं सर, आयात पर हम लगभग आप देखोगे कितना है, लगभग 70% प्लस हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो देखो यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत। अब जहां 2 है उसको कट कर दो, पहला जहां उसको कट कर दो। ए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3। अब बी सी आंसर है इसका, सी। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है, जो कि देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादक में लगभग 3/4 योगदान देता है। ये एकदम करेक्ट है। चलिए आइए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन नंबर 56 लगाइएगा, बताइएगा, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट 57 नंबर बताइएगा, यूपीआई के बारे में पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। 58 क्वेश्चन एनपीए से रिलेटेड है। ऑप्शन 58 के ये हैं इधर। 59 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फाइनेंस कमीशन एंड चेयरमैन। हाउ मैनी ऑफ दिस पेयर्स गिवन अबाउ द करेक्टली मैच। 60 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी ए सिचुएशन ऑफ टैक्स YNC, ठीक है। 61 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज एनर्जी सेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, क्वेश्चन आपका कथन कारण वाला है। क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, स्टेटमेंट बाद में देख लेंगे, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मैंने बता दिया आपको कथन कारण कैसे पढ़ना है। देखिए, सरकारी प्रतिभूतियां मतलब कि जीसैक को जोखिम मुक्त गिल्ट एड्स उपकरण माना जाता है। कथन 2 है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें सरकारी प्रतिभूति जीसैक भारत बाजार के हिस्से के रूप में ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल के नाम से जाना जाता है, और बॉन्ड या फिर दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, ठीक है। उपयुक्त संबंधों में से कौन से संबंध, उपयुक्त कथनों में से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या फिर है, ठीक है। सही आपसे पूछा है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं।
कथन एक और कथन दो दोनों सही है, किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, कथन एक और दो दोनों सही है, किंतु कथन बी कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो की सही नहीं है। डी, कथन एक सही नहीं है, कथन दूसरा सही। देखो इसमें पहला वाला जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, क्योंकि जो आपका जीसैक हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ, ये सारी की चीजें, ट्रेजरी बिल ये आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। ठीक है, कौन जारी करती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जारी करती है। स्टेट गवर्नमेंट महोदय आप देखोगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आपको सही से विजिबल हो सके। जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात कर लें तो स्टेट गवर्नमेंट क्या जारी करती है? ये एक डेवलपमेंट्स प्रतिभूति जारी करती है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रतिभूति जारी करती है। तो इसमें दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। तो जहां पर एक सही है और कथन दो गलत है, वही इसका आंसर होगा। मतलब कि कथन एक सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखो, यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो संघवाद को शासन की एकात्मक प्रणाली से अलग करता है? मतलब शासन की एकात्मक प्रणाली से कौन सा ऐसा है? देखो, एकात्मक मतलब कि जहां पर संघ के शक्ति ज़्यादा हो जाए, केंद्र की शक्ति ज़्यादा हो जाए, उसको हम एकात्मक बोलेंगे। जहां पर राज्य की शक्तियों को विस्तारित करने का प्रयास करेगा वो संघात्मक होगा। ठीक है, तो उसकी ही व्याख्या आपसे पूछ रहा है कि एकात्मक प्रणाली से अलग करता है ऐसा संघात्मक बताइए। ठीक है, जहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करेगा। इट्स क्लियर है नो? आइए, ए में कह रहे हैं सभी शक्तियां केंद्र सरकार में केंद्रित हैं, जो इच्छा अनुसार राज्य प्रांतीय सरकारों से शक्तियां वापस लेने का अधिकार रखती हैं। नंबर 2, बी कह रहे हैं कि सत्ता संवैधानिक रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वितरित की जाती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार होता है तथा उनमें परस्पर हस्तक्षेप नहीं होता। सी, न्यायपालिका कानून निर्माण और निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका की भागीदारी सीमित होती है। डी, कार्यकारी शाखा के पास विधायी और न्यायिक दोनों शक्तियां होती हैं जो सरकार के सभी अंगों पर नियंत्रण होती हैं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बच्चे देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संघात्मक में क्या होता है? क्योंकि शक्ति का जो होता है बच्चे, जो शक्ति होती हैं उसका विकेंद्रीकरण होगा। क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। मतलब कि शक्तियां आप देखोगे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, केंद्र में, सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है, क्योंकि सत्ता संवैधानिक रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वितरित होती है, जिसमें से प्रत्येक का अपना अधिकार क्षेत्र, प्राधिकार होता है और उन्हें परस्पर हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें, जरा आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन है आपका बच्चे 64 नंबर। भारत में क्या होता है जब समवर्ती सूची या कोई विषय राज्य और संघीय कानून के बीच टकराव का विषय बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून सर्वोपरि होता है। बी, केंद्र कानून सर्वोपरि होता है। अब सी में देखते हैं क्या है। सी उधर वो पहुंच जाएगा। न्यायपालिका निर्णय करती है और कानून, कौन सा कानून कानून सर्वोपरि होता है? और डी, दोनों कानून निरस्त हो जाते हैं। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, अगर आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय कानून है वो सर्वोपरि हो जाते हैं। देखो होता क्या है, संविधान की जो 7वीं शेड्यूल है, क्या भी 7वीं, उसको 3 भागों में, उसमें सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं संघ संबंधी विषय, एक होते हैं राज्य संबंधी विषय, और एक होते हैं आप देखोगे समवर्ती सूची। ठीक है, संघ में संघ कानून बनाता है, मतलब कि केंद्र, राज्यों में राज्य कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जहां पर दोनों कानून बनाते हैं, मतलब कि आपका संघ भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। अब ऐसी स्थिति में मान लो दोनों में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दोनों में लड़ाई हो जाए, दोनों में झगड़ा हो जाए, दोनों में कानून को लेकर के, ठीक है, PLI चाहे सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, तो ऐसी स्थिति में जो संघ है उसका कानून ही क्या होगा, सर्वोपरि होगा, मतलब कि केंद्रीय कानून सर्वोपरि हो जाता है। इट्स क्लियर है नो? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या है अटेम्प्ट करते चलिएगा, कमेंट्स दबा के दीजिएगा। और सीरियस एस्पिरेंट्स वही होते हैं जो अपने ऐसे टीचर जिसको भी आप मानते हैं, चाहे मुझे मानते हैं, ठीक है,
तो उसको फॉलो करते हैं तो वो सीरियस एस्पिरेंट्स की सूची के अंतर्गत उनका नाम रखा जाता है और निश्चित रूप से वो सफल भी होते हैं बच्चे। देखिए कई चीज़ें लैक करती हैं, उस पर काम करके भी चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। बताइएगा आपको कोई भी ऐसे स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और टेलीग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस नाम से आईडी है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघवाद के संदर्भ में अपशिष्ट शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है अपशिष्ट शक्तियां, क्या है उनके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, वे शक्तियां जो संघ और राज्य सूचियों के बीच में आवंटित नहीं है, स्थानीय अपशिष्टों के अनुकूलन के लिए राज्य विधानसभाओं को विवेकाधीन नियंत्रण दिया गया है। बी, संघ या फिर राज्य सूची में सूचीबद्ध न की गई शक्तियां पूर्ण रूप से संघ सरकार को सौंपी जाती हैं। सी, स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंपी गई शक्तियां। डी, संघ और राज्य सरकारों के बीच में समान रूप से विभाजित शक्तियां पूर्व निर्धारित सूचियों से बाहर के विषयों पर विधायी कार्यवाही के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। इस क्लासेस में मेरा कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट्स मैं आपसे पूर्ण रूप से टेस्ट को क्या कर लूँ, क्लियर तरीके से आपका डिस्कस कर लूँ और आपको पूर्ण रूप से टेक्स्ट मैं इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस पे क्वेश्चन पे। देखो जो अपशिष्ट विषय ऐसे होते हैं जिस पर कानून बनाने का राइट्स किसको है बच्चे, संसद को होता है। ध्यान में रखेंगे किसको होता है, संसद को ये राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आप देखोगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्थानीय शासन संस्थाएं जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंपी गई शक्तियां। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, सॉरी एक सेकंड, सी नहीं है इसका आंसर, एक सेकंड, बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये संसद को होती है ना कि स्थानीय को होती है। 1 सेकंड, ऑप्शन थोड़ा गलत। संघ या फिर राज्य सूची में सूचीबद्ध ना की गई शक्तियां और पूर्ण रूप से संघ सरकार को सौंपी गई शक्तियां, ठीक है। ना ही तो ये संघ सूची के अंतर्गत वर्णित होती हैं, ना ही ये राज्य सूची के अंतर्गत वर्णित होती हैं। ये कहाँ होती हैं, संसद को संघ सरकार को दी गई शक्तियां होती हैं। और संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं 248, ठीक है। 248 पर ऐसी शक्तियां आती हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात कर लें तो प्रौद्योगिकी या प्रगति उभरती हुई कानून को लेकर के केंद्र सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आते हैं तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपको थोड़ी बहुत नॉइस बैकग्राउंड साउंड आ सकता है क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा आप देखोगे मैरिज का फंक्शन है, ठीक है, और मैं यहीं पर आया हुआ हूँ तो थोड़ा सा इतनी नहीं आएगी, कोशिश करूँगा कम से कम आए। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप देखोगे गतिशील निवेश का वर्णन इस प्रकार किया जाए। देखो अर्थव्यवस्था में गतिशील निवेश कब होगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट ऐसा कि वो क्या कर दे, अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि मोमेंटम ऐसा जो इन्वेस्टमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए है गिरती कीमतों पर परिसंपत्ति खरीदना और बढ़ने पर उन्हें बेच देना। बी, लगातार बढ़ती कीमतों पर परिसंपत्ति खरीदना और गिरती कीमतों पर बेचना। सी, ऐसी परिसंपत्तियां खरीदना जो अल्पकालिक मूल्य प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हों। डी, कम मूल्यों वाले स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करना। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 66 का 66 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लगातार बढ़ती कीमतों पर परिसंपत्ति खरीदना और यदि कीमतें गिरें तो उनको बेच दो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो इकोनॉमी सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या हो सकता है, घाटा भी हो सकता है बच्चे, ठीक है, घाटा भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड, आई होप आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहां पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, एक साथ आने वाले संघों में स्वतंत्र राज्य स्वेच्छा से एक बड़ा संघ बनाते हैं, जबकि एक साथ रहने वाले संघों में एक बड़े देश में एकता बनाए रखने के लिए शक्तियों का वितरण किया जाता है। नंबर 2, एक साथ आने वाले संघ आमतौर पर घटक राज्यों को समान शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि एक साथ रहने वाले संघों में राज्यों के बीच असमान शक्तियों का वितरण हो सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं।
इसका स्टूडेंट्स दोनों बातें यहाँ पर ठीक है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो डेफिनेशन देके रखी है सही आपसे पूछा है तो दोनों इसका करेक्ट आंसर है। आइए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जरा देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा 62 नंबर, वीडियो को पॉज करके ये लीजिए ऑप्शंस। चलिए 63 नंबर देखिए, 63 नंबर बताइएगा, उसके बाद 64 नंबर बताइएगा यहाँ पर व्हाट हैपन इन इंडिया इफ, ठीक है 1 सेकेंड कैसे लैग कर रहा है बताइएगा, ये इधर भी है ऑप्शन इसके। 65 नंबर देखिएगा, 66, 67, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं जरा। वन सेकेंड देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं इसको। राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कि आपसे नेशनल पार्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको आप इंपोर्टेंस मार्क कर लीजिएगा। 3 स्टेटमेंट है। पहला, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलेगा। नंबर 2, वे समाज से विधिक विचार एकत्रित करते हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नंबर 3, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करके सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 2 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। प्यारे बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, आप कमेंट्स कीजिएगा कि कितनी नेशनल पार्टी हैं, 6 की 7 नाम समेत बताइएगा, उनके नाम भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट्स करेंगे। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है उसको जान लेते हैं। एलिमेंट मैटर ऐसे लेगा, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता है सर। मान लीजिए कि राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को सार्वजनिक पद के लिए समान अवसर मिले, जबकि शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए जनता को, यहाँ पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जनता को नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत था। अब जब पहला गलत था तो आंसर जब ही आ जाता। चलिए एलिमेंट मेथड लगा के, क्यों इतना लोड लेना। 69 क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 69, भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसका आंसर आप करेंगे मुझे कमेंट्स। आपने बहुत पढ़ा होगा ना, ये बहुत ज़्यादा, ये द हिंदू में भी लो, ठीक है, मैगजीन में भी लो, कई जगह आपको मिलेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्या है। राष्ट्रीय दल की मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, किसी दल को लोकसभा चुनाव या कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना आवश्यक होगा। नंबर 2, एक दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी। तीसरा है कि किसी राष्ट्रीय दल को अपना राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधि होना आवश्यक है। मैं हिंट्स दे रहा हूं, यदि कोई दल अपना राष्ट्रीय दर्जा खो देती है तो वह भविष्य में होने वाले चुनावों में इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 4, डी केवल 1 2 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं, और इसका आंसर आप कमेंट्स करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? आप इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। बहुत ईजी है, मैंने हिंट्स दे दिए आपको, बस आंसर देना है आपको और कुछ नहीं, बाकी का तो आपको मालूम ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े मतलब टफ नहीं होते हैं, ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है ना, डेफिनेशन आप देखो, ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन पढ़ो, तो इसमें थोड़ा लैग करता है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो कथन 1 है, कथन 2 है। क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके ऑप्शंस, तो बच्चे को टाइम लग जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है देखो जरा, मैं आपको बताता हूं। यहीं पर हम इसकी गुणागत बैठाएंगे कैसे। भारत ने फास्ट द पोस्ट, आप देखोगे FPTP प्रणाली को अपनाया क्योंकि यह संसदीय प्रणाली में एक स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित करती है।
ठीक है। कथन 2 है FPTP प्रणाली सरल और बड़े दलों को उनके वोट शेयर की तुलना में अधिक सीटें प्रदान करती है, जिससे स्थिर सरकारें बनती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कथन आपके सही हैं। जब दोनों सही हैं तो क्या सही हो जाएगा, जहाँ पर, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए तो इसका राइट आंसर 1 है, मतलब ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर 71 है, ये भी कथन कारण वाला है, तो यहीं पर हम उस पर जाएंगे नहीं, हम सीधे ऑप्शंस पर नहीं जा करके हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और यहीं से आंसर निकाल लेंगे, है ना। चलिए तो 71 नंबर को देखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और दूसरा कथन है। पहले कथन में कह रहे हैं भारत की संघीय प्रणाली में राज्यपाल के पास कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन अधिकार होते हैं और वह संघीय और राज्य प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है। नंबर 2 है संघीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल को राज्य सरकारों को स्वयं बर्खास्त करने, मतलब कि राज्य सरकारों को स्वयं बर्खास्त करने, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करने तथा अपने कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेने का अधिकार होता है। स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहे हैं, ये गलत डेफिनेशन बोल रहे हैं। बल्कि जब आप कोई एक्शन लोगे तो एज एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो उसके अनुकूल लोगे, जबकि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिस तरीके से राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है ऐसे आपकी भी है। तो दूसरा इसमें गलत है और पहला इसमें सही है। जब दूसरा आप देखोगे इसमें गलत है तो देखिएगा 2 कहाँ पर गलत है, तो आप कहेंगे कि कथन दूसरा सही नहीं है, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। चलिए अब देखिए ये इन्होंने क्या किया है ना, ये दृष्टि वालों ने क्या कर दिया, यहाँ पर टेस्ट तो बनाया लेकिन टेस्ट में इन्होंने बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट्स करके क्वेश्चन को बहुत विस्तार दे दिया। अब ऐसी स्थिति में एस्पिरेंट्स थोड़ा सा अपने आप को लैक फील करेगा, एंजाइटी उसको आएगी कि क्वेश्चन को पढ़ते समय। ठीक है, आइए पूरा रिवाइज होता है सर, पूरा रिवाइज चैप्टर देखिए, इसको देखिएगा जरा कैसे रिवाइज नहीं होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, राज्य विधानमंडल में बहुमत होने के बावजूद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है, बिल्कुल। कथन 2 है अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा लागू की गई है और न्यायालयों ने इसकी संवैधानिकता की जांच करने के लिए हस्तक्षेप किया है। नंबर 3 है जब यह निर्धारित हो जाता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती तो अनुच्छेद 356 संघीय सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। ऑप्शंस पर चलते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसको देखिएगा, दिखा के चलेंगे। देखिए पहले 68वां क्वेश्चन लगाइए इंग्लिश वाले बच्चे। 69, 70 नंबर, 71 नंबर स्टेटमेंट ये रहे, 72 नंबर जोन सा भी क्वेश्चन हम देख रहे थे। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ आर्टिकल 356 इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो बच्चे है क्या, इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। मतलब कि क्या है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए समझते हैं बच्चे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, स्टेटमेंट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा HDFC बैंक और चौथा केनरा बैंक। उपयुक्त में से कितने भारत में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण, मतलब कि आप देखोगे DSIV हैं, केवल 1, B केवल 2, C केवल 3 और D सभी 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए बच्चे है क्या, इसकी अगर हम देखें कौन कौन से बैंक हैं इसमें, तो पहला भारतीय स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है और एक है ICICI। ठीक है, ये इसमें 3 बैंक आप देखोगे हैं। ठीक है, इसमें पंजाब नेशनल नहीं है, केनरा नहीं है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही होंगे, मतलब कि B इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और मैं आपको बताना चाहता ये कब स्टार्ट किया गया था, क्यों स्टार्ट किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं ये 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2014 में स्टार्ट किया गया था, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके और कई चीज़ों को आगे लाया जा सके, ठीक है। और वित्तीय बोर्ड भी बनाया गया था, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया गया था, जिसने वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक जिसको GSIB की सूची को जारी करने का प्रावधान रखा था। इट्स क्लियर है नो? तो यहाँ पर केवल 2 इसके अंदर सही हो जाएगा, मतलब कि बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली मतलब कि नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम NTPS शुरू की? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे जो 74 नंबर क्वेश्चन है, ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली के द्वारा, मतलब कि पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय, इसने इसको स्टार्ट किया था। मतलब कि बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से अंतर्राज्य जो मतलब कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि वन संसाधनों का क्या होता है? अंतर्राज्य व्यापार होता है, ठीक है। अंतर्राज्य व्यापार होता है, उस पर ये क्या करता है? काम करता है। इट्स क्लियर हो गया या नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए बच्चे, बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, फिर क्लास नहीं हो पाएगी, मजबूरी है। फिर भी कम आ रही होगी, मुझे मालूम है। देखिए 75 नंबर क्या है? यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह एक सल्फर लेपित यूरिया मतलब कि SCU जो नाइट्रोजन का क्रमिक उत्सर्जन सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों में वृद्धि को लाभ मिलता है। नंबर 2 है, यह एक जैविक उर्वरक है जिसका उपयोग मृदा स्वच्छ में वृद्धि और उर्वरक के बारंबार प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए क्या है, यूरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे। देखो ये कह रहे हैं यह एक सल्फर लेपित यूरिया मतलब कि SCU जो नाइट्रोजन का क्रमिक उत्सर्जन सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि को लाभ मिलता है। नंबर 2 है, यह एक जैविक उर्वरक है जिसका उपयोग मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि और उर्वरक के बारंबार प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, है क्या? पहले अगर स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहे हैं जैविक उर्वरक है। नहीं महोदय, ये कोई जैविक उर्वरक नहीं है, ये गैर जैविक है, ध्यान रखेंगे। यह गैर जैविक उर्वरक के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और जैसे ही आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत होता है, तो आंसर बी नहीं होगा और आंसर सी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझना जरा, क्वेश्चन नंबर 76 सॉरी। निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। यहाँ पर सैन्य अभ्यास दे के रखे हैं और यहाँ पर देश हैं, जैसे खंजर भारत और किर्गिस्तान, साइक्लोन भारत और श्रीलंका, डिजर्ट साइक्लोन भारत और UAE, आयुथ्या भारत और थाईलैंड। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं सर। चलिए एक एक करके बात कर लेते। देखो
ये जो खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है, सही है। साइक्लोन भारत, ये जो साइक्लोन है ये खासतौर पर आप देखोगे अभ्यास जो साइक्लोन है भारत और मिस्र के बीच में किया जाता है, ना कि श्रीलंका के बीच में। डिजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में, और आयुथ्याया जो है भारत और थाईलैंड के बीच में। तो इसमें कितने सही हैं? 1 3 4, ठीक है। कितने सही हैं? 1 3 4। आइए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। 1 3 4, 3 सही है, मतलब कि जानकारी के अनुसार कितने सही हैं ये पूछ रहा है ना आपसे। तो देखो कितने युग्मों को दी गई जानकारी सही से सुमेलित है, तो केवल 3 इसमें सही है, 4 देकर रखे थे। 1 3 4, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन क्या है समझना जरा। 77 नंबर। पूरा टेस्ट इसी क्लास में मैं आपसे कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेरे घर मैरिज है तो मुझे एक छुट्टी भी लग सकती है। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, मतलब कि GFAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित हरित रणनीति साझेदारी GFAI का हिस्सा है। 2, इस पहल का उद्देश्य कार्बन तटस्थता की दिशा में संयुक्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाना तथा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 77 नंबर सर। देखिए 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, इसमें दोनों बातें आपकी ठीक है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, क्या है 78 क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में कर्नाटक में खोजी गई प्रजाति कंजाइड सिल्वर लाइन निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी, बी सरीसृप, सी तितलियां और डी मछलियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, कमेंट्स बॉक्स करते रहिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तितलियां हैं सर ये। और ये जो प्रजातियां खोजी गई हैं, अगर आप इसकी बात कर लें तो ये खासतौर पर कर्नाटक पश्चिमी घाट में, जो वेस्टर्न घाट है वहां पर ये खोजी गई हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है? अब इसका क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे, क्या करोगे? इसका आंसर आप कमेंट्स करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, बी विश्व आर्थिक मंच, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताइएगा और कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा कौन जारी करता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी मुझे लगता है नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड, देखिए 80 नंबर क्या है? हिमालयन वुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हिमालय जो वुल्फ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह हिमालय और तिब्बती पठार के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से क्राइटिकली इंडेंजर, मतलब कि संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए बच्चे, जो हिमालय वुल्फ है अगर आप उसकी बात कर लें, हिमालय जो वुल्फ है ये नेपाल और भारत के तिब्बती वाले क्षेत्र में लगभग 3900 कितना 3900 मीटर की ऊंचाई पर ये देखने के लिए मिलेगा, और एक तरीके से कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने के योग्य है, ये वहाँ पर रहता है, ठीक है। इन सब के अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये संकटग्रस्त नहीं है बल्कि वनरेबल है, ठीक है, संवेदनशील है। ध्यान रखने की क्या है? संवेदनशील है बच्चे, ठीक है। क्या है? संवेदनशील है।
तो दूसरा गलत है, जब दो गलत है तो बी आंसर और सी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखिएगा जरा, ये 73 नंबर, 74 नंबर, 75, 76। वीडियो को पॉज करके लगाना बच्चे, टाइम नहीं तो बहुत लग जाएगा फिर। 77, 78, विच ऑफ द फॉलोइंग 79, 80 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा रहा है 81 नंबर 81, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब चार स्टेटमेंट है, पहला कच्छ की खाड़ी, दूसरा खंबात की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा मालवन। उपयुक्त में से कौन से भारत में कितने स्थान पर या कितने स्थानों पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। पूछ रहा है कितने स्थानों पर, ठीक है। इन पे चारों पाई जाती हैं, इनमें से 2 में पाई जाती हैं, 1 में पाई जाती हैं, 3 में पाई जाती है। बताओ। देखिए बच्चे, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, ये है इंडिया, और यहां पर है श्रीलंका। यहां पर आपको मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगी। इस रीजन में आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये खंबात की खाड़ी है, यहां पर आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी खंबात की खाड़ी है इसमें नहीं मिलता है, कच्छ के रण में मिलेगा, मन्नार की खाड़ी में, मालवन, ये मालवन मिलता है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसमें 3 क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 3 स्टेटमेंट आपके बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 3 मतलब कि इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कोरल रीफ आपने पढ़ाई है, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, मतलब कि इतना गंदा जल उसके लिए नहीं हो। 82 नंबर देखिए क्या है, ये कह रहे हैं एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, मतलब कि एक्सपोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? अब 2 स्टेटमेंट है, पहला इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नंबर 2, यह एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला विश्व का पहला उपग्रह है। अब यहाँ पर नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। 82 का 82 नंबर बच्चे देखिए, ये कह रहे हैं अध्ययन करने वाला विश्व का पहला उपग्रह। नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि इसके पहले एक्सपोसैट देखो पीएसएलवी के द्वारा, पहले तो किसके द्वारा, पीएसएलवी के द्वारा, और C58 के माध्यम से इसको छोड़ा गया था, और इसरो संस्था के द्वारा पहला है। ये बात ठीक है भारत का, लेकिन विश्व का पहला नहीं है। इसके पहले आपके रसिया का जा चुका है, ठीक है। क्या है, रसिया का जा चुका है, और ये 2021 में नासा ने IXPE जिसका नाम था, ये आप देखोगे इससे पहले क्या था, एक जो था ये जा चुका था। तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, तो पहला सही है, मतलब कि इसमें केवल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या फिर है? 2 स्टेटमेंट है, पहला यह परियोजनाओं के संभावित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान करता है। नंबर 2, भारत में EIA प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा शासित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें दोनों बातें क्या हैं, सही हो जाएंगी, मतलब कि सी आंसर है। जो आपकी पर्यावरण प्रभाव आकलन, मतलब कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो आपकी रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य रखा गया है, जैसे कि मान लो कोई भी परियोजना है, कोई प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट से उस क्षेत्र में कितनी वन को क्षति होगी, कितनी नहीं होगी, उस पर क्या करता है, अध्ययन करने का प्रयास करता है, उसके प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है, तो उसकी ये बात करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन है अगला आपका 84 नंबर।
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। दूसरा, इसे भारत के खारे जल के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तीसरा, यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। स्टूडेंट्स, इसमें तीनों बातें एकदम आपसे सही बताई गई हैं। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए, ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा यह कथन सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी इसमें सभी सही है, मतलब कि 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 मतलब 85 नंबर, ज़्यादा नहीं है अब क्वेश्चन तो आपके। ठीक है, पेशेंस बना के रखिएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ मेरी और आपकी पेशेंस लेवल देखा जाएगा। क्योंकि देखो, सबके मैरिज होता है तो थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ गेस्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन का सटीक वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, यह पूर्णतः उदार और लोकतांत्रिक है। दूसरा, यह समतावादी और संघीय है तथा इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई विचार नहीं किया गया है। तीसरा, यह उदारवाद, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का मिश्रण है। चौथा है मतलब कि डी, यह पूर्ण रूप से शासन के संघीय ढांचे पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की बात की गई है और सटीक वर्णन पूछा गया है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। यह उदार, लिबरल, और आप देखोगे धर्मनिरपेक्ष है, और उसके साथ साथ सामाजिक सोशल जस्टिस की बात करता है, और इन सबका मिश्रण ही है सर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका क्या है जरा जानिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम संबंधित है। ऑप्शन ए, एक मंच जो वैश्विक पूंजीवाद और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। बी, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जो बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार का समर्थन करता है। सी, कार्यकर्ताओं का एक समूह जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हुए पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकारों का समर्थन करता है। डी, एक राजनीतिक निकाय जो विश्व व्यापार संगठन की आर्थिक नीतियों का समर्थन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो विश्व सामाजिक मंच है ये कार्यकर्ताओं का एक समूह जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हुए पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकारों का समर्थन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर है, राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। अब 4 ऑप्शन है। ए, यह राज्य की स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। बी, यह आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को नियमित करने की राज्य की क्षमता को कम करके राज्य की संप्रभुता को समाप्त करता है। डी, यह शासन में राज्य की भूमिका को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। और डी, इससे राज्य सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण हो जाता है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए राइट आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए है क्या बच्चे। बच्चे आप देखोगे जो राज्य की संप्रभुता की बात की जाती है और वैश्वीकरण की बात हो रही है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि वैश्वीकरण का जो आप देखोगे आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं को विनियमित करने और राज्य की क्षमताओं को कम करके राज्य की संप्रभुता को समाप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, और राज्यों को अपने आर्थिक सामाजिक एजेंडे को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभावों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 88 नंबर, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। 88 नंबर बच्चे, देखिए 88 नंबर क्या है। उपर्युक्त खनिजों में से कितनों में लिथियम मौजूद है। स्पोड्यूमिन, पेटालाइट, लेपिडोलाइट, एमिलीगोलाइट। उपयुक्त खनिजों में से कितने में लिथियम होता है। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स डी इसका राइट आंसर है, सभी 4। भारत में किन किन राज्यों में आपको देखने को मिलेगा लिथियम, अगर हम उसकी बात कर लें
तो भारत में आपको जो लिथियम मिलता है बच्चे, अब देखो कौन कौन क्षेत्र में आपको लिथियम मिलेगा भारत में, आइए उसको जान लेते हैं। देखो भारत में खास तौर पर लिथियम आपको जम्मू कश्मीर एक, उसके साथ साथ आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड और एक है आपका राजस्थान। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पर ही आपको मिलता है लिथियम के भंडार जो भारत में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, 81 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 82 नंबर। वीडियो को पॉज करिएगा, मैं पॉज करने का आपको चांस दे रहा हूँ। 84, 1 सेकेंड, कुछ लैग कर गया फिर से, आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है बच्चे यहाँ पे। मैं इसको देखूंगा, बस टेक्निकल टीम को बोलूँगा कि ये बार बार क्यों लैग करता है। 86, 87, 88। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 88 नंबर क्या है। यहां पर आपको मिला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब देखो यहां पर आपसे पूछा गया है किसके बारे में, उपयुक्त में से ग्राफीन के कितने अनुप्रयोग हैं, ग्राफीन के बारे में पूछा गया है। पहला है ऊर्जा भंडार, दूसरा है बायोमेडिकल उपकरण, तीसरा है जल निष्पादन और चौथा है सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। इसमें चारों ठीक हैं, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा भंडारण में आप ग्राफीन का इस्तेमाल करते हैं, बायो जो मेडिकल्स उपकरण होते हैं वहाँ पर, और जल निष्पादन और सोल सेल में भी इसका आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ठीक है, सुरक्षा परिषद, दो स्टेटमेंट है। पहला, सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। दूसरा, स्थायी सदस्यों के पास मौजूद वीटो शक्ति को वैश्विक समुदाय द्वारा समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का 90 का आंसर। स्टूडेंट्स पहला स्टेटमेंट ठीक है, 5 इसमें हैं और स्थायी सदस्य देश हैं, ये बात आपकी एकदम सही है, जिसमें खास तौर पर आप किसकी बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है, जो इसमें है ये 5 एकदम से क्या है, आपके स्थायी देश के रूप में है, और इसमें सुधारने की बात हो रही है, चाहे वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ये स्थायी हैं। जबकि आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो बी सी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, तो क्या है आंसर इसका, ए हो जाएगा, है ना बच्चे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इक्यानवे नंबर देखिए, कुरिल द्वीप निम्नलिखित में से किस जल निकाय को अलग करते हैं। कुरिल द्वीप आपको पता ही है, जो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में जापान और रशिया के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है उसको रिलेटेड है, वो जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, बी ओखेटक सागर और प्रशांत सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, डी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है, ओखोटक सागर और प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये आपका ऐसे जापान है, इधर से ये आपको ये कुरिल सागर है, यहाँ पे ऐसे रसिया बना हुआ है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैसिफिक रीजन है, तो यहाँ पर ये ही बटा हुआ है। ठीक है, कुरिल द्वीप है ये वाला, तो इसके बारे में पूछा गया है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जिसको SKOA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, इसका मुख्यालय
बीजिंग चीन में है। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखो बच्चे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आपका सी नहीं होगा, आंसर आपका बी नहीं होगा। पहला क्यों गलत सही है और दूसरा क्यों गलत है? ये ऑब्जर्वेटरी इसलिए बनाई जा रही है कि खगोल जब से पृथ्वी बनी है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, और इसके साथ साथ जो ब्रह्मांड में ब्लैक होल की घटना है, उन ऐसी कई यूनिवर्स ऐसे आप देखोगे समझना है, एनर्जी का अध्ययन करना है, ब्लैक होल और डार्क एनर्जी को भी समझने का प्रयास करना है। परंतु इसका जो है ये आप देखोगे मुख्यालय बीजिंग में ना हो, ये चाइना में ना होकर के यूके में है। कहाँ पर है? यूके में। देखिए तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए 93 नंबर क्या है? भारत में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% तक सीमित है। दूसरा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है? देखो बच्चे पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। 91वां संविधान संशोधन समथिंग 91 था या 92 था, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। 93 नंबर बताइएगा बच्चे। देखिए हाँ, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था और इसमें क्या था, जो मंत्रिपरिषद था उसका 15% रखने की बात कही गई, ना कि 10%, तो पहला गलत है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक और बात समझना, अगर आपसे पूछ ले व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत है, तो आंसर ए और सी नहीं होगा, आंसर है बी, केवल दूसरा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 94 नंबर। अब क्वेश्चन क्या है जानिएगा। ये कह रहे हैं, इसका आंसर आप दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 300 और डी अनुच्छेद 315। इसका आंसर आप क्या करेंगे? 94 नंबर का आंसर बच्चे कमेंट्स करेंगे मुझको। ठीक है, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, जानिए जरा क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 सेकेंड। क्वेश्चन है 95 नंबर। भारत में राज्यों की वित्तीय अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, ठीक है, ये कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी राज्य को अनुदान प्रदान करने की अनुमति देता है। नंबर 2, वित्त आयोग राज्यों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन अनुदानों के वितरण की सिफारिश करता है। 3 है, ये अनुदान सदैव, सदैव शब्द है, देखो सदैव एक्शन वर्ड है, बिना किसी शर्त या तथा इन पर केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तें लागू नहीं होती। उपयुक्त में से कौन सा यह सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए बच्चे, इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, मतलब कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट। हेलो, अभी करूँगा, मेरे 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्लास कंप्लीट हो जाएगी, जैसे तैसे करके टाइम अभी कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझना जरा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि जब लिखा हुआ होता है थोड़ा सा सही नहीं लगता है ना। देखिए क्या है 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के नेतृत्व में अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजमन्नार समिति, बी सरकारी आयोग, सी पूंजी आयोग और डी प्रशासनिक। कमेंट्स करें आंसर, आंसर कमेंट्स करेंगे बच्चे। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 96 का 96 का आंसर मुझे कमेंट्स चाहिए, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं हल्के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो कठिन क्वेश्चन है वो मैं उनका आंसर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, आइएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, 89 क्वेश्चन देखिएगा, 89 नंबर देखिएगा, उसके बाद 90 देखिएगा, वीडियो को पोस्ट करें, 90 क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद 91, 92 नंबर, 93 नंबर देखिए, 94 नंबर, 95 नंबर, 96। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझना जरा। संसदीय प्रणाली के संदर्भ में लैम-डक शस्त्र शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, संसद का वह शस्त्र जिसमें कोई महत्वपूर्ण कानून पारित नहीं होता। बी, नए विधानमंडल के निर्वाचन होने के बाद वर्तमान विधानमंडल का अंतिम सत्र। सी, संसद का शस्त्र जो आपातकाल में बुलाया जाता है। या फिर डी, वह शस्त्र जिसमें प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। अब वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। स्टूडेंट्स आपने राइट आंसर दिया होगा। देखो, लैम-डक जो शस्त्र होता है ये नए विधानमंडल के निर्वाचन और निवर्तमान विधानमंडल का जो अंतिम शस्त्र होता है उस शस्त्र को हम लैम-डक शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अंतरिम बजट था तो उसको लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए जानिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। 98 नंबर है, ये आपातकाल की स्थिति है और यहाँ पर अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन इजी है, सब बच्चे पढ़े हुए होते हैं। बताइएगा करंट एक्शन क्या है इसका। 98 नंबर का आंसर कमेंट्स करिएगा। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। बी, राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 से 365। वित्त आपातकाल अनुच्छेद 366। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करें बच्चे कमेंट्स। क्या करें? आंसर करें कमेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 98 का आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, ठीक है। सर्किल कर दिया हूँ हिंट्स के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन। भारत के लिए उच्चायुक्त का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बी, भारत शासन अधिनियम 1919। सी, भारत शासन अधिनियम 1935 और डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये पूछ रहे हैं जो उच्च आयुक्त के कार्यकाल की जो बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब ब्रिटिश का शासन था तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार इस चीज़ को लाने का प्रयास किया गया था और इसको वो लेकर के आई थी। तो ये 1919 में इसको लाया गया था। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है सर। मुझे स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आवाज़ आ रही है। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ एज ए स्टूडेंट्स का दर्द, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। 2, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की। नंबर 3 है, इस अधिनियम के तहत केवल मद्रास, बंगाल और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और डी 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स आप देखोगे इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ना, केवल इसमें बंगाल, मद्रास, बल्कि संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में और इन सब के अलावा बिहार वाले क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्रों में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, अब इसमें जो इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा। 97 नंबर, 98 नंबर, 99 और 100। बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मेरे घर पे थोड़ा फंक्शन है मैरिज का, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट नंबर 1 था, ठीक है, जो आपका टेस्ट नंबर 1 था जो पॉलिटी से रिलेटेड था वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। हो तो स्टूडेंट्स कल ही जाता, बट किसी कारणवश जो टेक्निकल इशू हो गया था क्लास में, लगभग में 10 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो सकी, उसके बाद नहीं हो सकी।
आपको कल क्लास में कोशिश करूँगा अपलोड होगी, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, बाय।